हेलो स्टूडेंट्स, आपने वर्क एनर्जी पावर कोलिजन की सारे कॉन्सेप्ट्स लिए। एनसीईआरटी की चैप्टर 6 में लास्ट क्लास में 6.1, 6.2, 6.3 प्रॉब्लम्स करे। अब हम 6.4 प्रॉब्लम से आगे बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है प्रॉब्लम हमारा। 6.4 में एक ग्राफ आपको दिया गया है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए ग्राफ दिए गए हैं। ये ग्राफ इस तरह के ग्राफ हैं। एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन पे भी मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। एक्स ये दिए गए हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये डॉटेड 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 करके पॉइंट शो किया गया है। यहाँ क्रॉस मार्क ये दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा। द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय Vx इक्वल टू kx स्क्वायर बाई 2। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन x, पोटेंशियल एनर्जी दे दिया गया है k x स्क्वायर बाई 2, kx स्क्वायर बाई 2, where k is force constant of oscillator for k 0.5 न्यूटन पर मीटर। k का वैल्यू दे दिया 0.5 न्यूटन पर मीटर। द ग्राफ ऑफ Vx यानी पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ वर्सेस x इज शोन इन फिगर। शो दैट अ पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी 1 जूल दे दिया गया हमें। टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये हमें दे दिए गए हैं 1 जूल। नाउ so that a particle of total energy 1 joule moving under this potential must turn back when it reaches x equal to plus minus 2 मीटर। यानी हमें शो करना है कि ये जो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑब्जेक्ट जाएंगे, ठीक है, जहां से ऑब्जेक्ट लौटता है एक्सट्रीम पोजीशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे आप लोग आगे, सेकंड बुक में आएंगे, वेव्स एंड ऑसिलेशन में पढ़ेंगे। तो आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो लास्ट पोजीशन है जहां पे जाके पेंडुलम रुक जाते हैं, ऑसिलेटर रुक जाते हैं, उसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 और फिर वहां से लौटता है पीछे की तरफ पेंडुलम, यानी कोई ऑसिलेटर जो है एक्सट्रीम पोजीशन से फिर लौटता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर यानी कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होते हैं ऑब्जेक्ट में, वहां पे काइनेटिक एनर्जी को 0 कर दीजिए क्योंकि स्पीड 0 है। तो ले लीजिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू TME, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बट एट एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की जो एक्सट्रीम पोजीशन है, ऑसिलेटर की जो एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0 एंड सो देयरफॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है 1 जूल। पोटेंशियल एनर्जी प्रॉब्लम ने दिया है आपको कि x स्क्वायर बाई 2। अब आपको x चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई लीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन के का वैल्यू प्रॉब्लम ने दिया है 2 अपॉन के की वैल्यू कितना है 0.5। यहां से डेसिमल हटाया, ऊपर 10, नाउ डिवाइड कर लीजिए, 5 2 जा 10 यानी 4 हो गया। एंड सो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 मीटर।
चलिए बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम। अब कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं। आप कॉन्सेप्ट्स जो मैंने दिया है उसको देखिए, साथ में जो पीछे चैप्टर्स आप पढ़ रखे हैं उसको देखिए, और आपको जब भी कॉन्सेप्ट की जरूरत है तो तुरंत आप जो है एक लिंक आपके पास में है, क्या है, हैश ठाकुर सर, यहां पर आप क्लिक करिए यूट्यूब के ऊपर, आपको पीछे के सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे, लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, कैलकुलस सारे मिलेंगे, वहां से कॉन्सेप्ट लीजिए और प्रॉब्लम खुद से करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आंसर द फॉलोइंग। अब फिगर बड़ा है इसलिए मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ठीक है, आप ड्रॉ करिएगा। 6.5, इसमें पार्ट ए में फिगर नहीं है, ठीक है। द केसिंग ऑफ अ रॉकेट इन फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन, एट हुज एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑब्टेन्ड, द रॉकेट और द एटमॉस्फेयर। अब देखिए, जो रॉकेट केस बर्न होते हैं तो कैसे बर्न होते हैं, फ्रिक्शन होता है, एयर से, एटमॉस्फेयर से फ्रिक्शन होते हैं। फ्रिक्शन में कुछ काइनेटिक एनर्जी रॉकेट का जो है हीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी हीट से रॉकेट की बर्निंग होता है, एंड सो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा रॉकेट, रॉकेट। और आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, चलिए मैं बोलता हूं, ड्यू टू फ्रिक्शन some kinetic energy of rocket is converted into heat, due to which there is burning of casing of rocket। बी पार्ट में आइए। बी पार्ट में जैसा कि प्रॉब्लम का रहा है, कॉमेट्स move around the sun in highly elliptical orbits. The gravitational force on the comet due to the sun is not normal to the comet's velocity in general, yet the work done by gravitational force over every complete orbit of the comet is 0. Why? अब देखिए बच्चों, आपने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क इन राउंड ट्रिप इन क्लोज पाथ क्या होता है, 0। लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए मैं भी थोड़ा लिख देता हूं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इन राउंड ट्रिप, in a round trip मतलब closed path is equal to 0, ये भी बोल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, सेंस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, जो पढ़े हैं आप लोग, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, एंड दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अब सोचिए बच्चों, वन राउंड ट्रिप में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0, क्योंकि जिस पॉइंट से आप चलेंगे उसी पॉइंट पे लौट के आ जाएंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो सेम हो जाएंगे, तो फिर डिफरेंस उसका क्या होगा, 0। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन अ राउंड ट्रिप इज 0, एंड सो टोटल वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज 0, ऐसे भी बोल सकते हैं आप।
कॉन्सेप्ट्स के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके पास फुल कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उस कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए और प्रॉब्लम सॉल्व करिए। बट कॉन्सेप्ट्स पर मैं बार बार एक वर्ड बोलता हूं, ध्यान दीजिएगा। और वो कॉन्सेप्ट्स जो आपके एनसीईआरटी के अंदर हैं या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक के अंदर है, जैसे बेस्ट बुक का नाम मैं बोलता हूं, पीछे भी बोला हूं, पहले भी बोला हूं, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, हैलिडे, रेसनिक, वॉकर, ठीक है, इस बुक में और एनसीईआरटी में जो है उस पर ध्यान दीजिएगा, ताकि मिसकॉन्सेप्ट ना आवे। मिसकॉन्सेप्ट नहीं आवेगा तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम, सारे बुक का प्रॉब्लम खुद से कर सकते हैं। इसलिए मैं पहले एनसीईआरटी करवाता हूं। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका सी, इसी में 6.5 का सी, 6.5 के सी में आइए, क्या है क्वेश्चन। An artificial satellite orbiting the Earth in very thin atmosphere loses its energy gradually due to dissipation against atmospheric resistance. चलिए, एटमॉस्फेयर से फ्रिक्शन में कुछ एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। However small, why then does its speed increase progressively as it comes closer to the Earth? जब अर्थ के करीब आवेगा सैटेलाइट तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते हैं। अब आप कहेंगे कुछ एनर्जी तो लॉस हो रहा है फ्रिक्शन से, बिल्कुल सही बात है, बट ड्यू टू फ्रिक्शन कुछ एनर्जी लॉस होते हैं, फिर भी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, एंड स्पीड इंक्रीजेस। तो मेन इसमें पोटेंशियल एनर्जी के डिक्रीज होने से स्पीड बढ़ता है, नीचे आता है। जब कोई जलता हुआ आपका मेटेराइट है या रॉकेट है, जो भी है, जो नीचे आते हैं, सैटेलाइट्स बर्न करके नीचे आते हैं, तो सभी जगह पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते हैं और वहां पर स्पीड इंक्रीज होता है, ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी थोड़ा डिक्रीज होते हैं, बट बहुत ज्यादा टोटल मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज नहीं होता है, थोड़ा डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी में, 6.5 के डी में है, फिगर है अब आपके पास। चलिए, अब ये फिगर में दो इंसान दिख रहा है। इन फिगर द मैन walks, in figure 1, man walks 2 meters carrying a mass of 15 kg on his hand. Okay, एक इंसान 2 kg 15 kg मास लेके चल रहा है। And in figure 2 he walks the same distance pulling the rope behind him. The rope goes over a pulley and a mass of 15 kg hangs at its other end. In which case is the work done greater? चलिए बच्चों, फिगर 1 में, इन फिगर 1 में इंसान ऐसे हाथ में बॉक्स लेकर के जब ऐसे चल रहा है, बॉक्स को उठाने में फोर्स लग रहा है ऐसे वर्टिकल अपवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। आपने पढ़ा है कि व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, तो क्या होता है? 0, एंड सो वर्क इज 0। क्यों 0? तो बता दीजिए, सिंस फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स इंसान लगा रहा है बॉक्स को उठाने के लिए अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, एंड सो वर्क Fs cos थीटा, Fs cos 90 डिग्री 0। चलिए नेक्स्ट, इन फिगर सेकंड में देखिए, इंसान ने जो पुली के मदद से जो बॉक्स को खींचा है, ठीक है। जब इंसान चलेगा 2 मीटर, तो जो बॉक्स है ये राइज करेगा 2 मीटर, तो बॉक्स के पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ? इंक्रीज इन पोटेंशियल
energy of box, this is equal to mgh, मास कितना है 15, g की वैल्यू मैं 10 कर दे रहा हूं, चलिए h कितना ले गया ऊपर 2 मीटर, 2 मीटर इंसान चलेगा तो 2 मीटर बॉक्स राइज करेगा, ये हो गया कितना 20 300 जूल इतने वर्क हुए हैं। आप चाहे तो 9.8 ले सकते हैं जी को, ठीक है। अब ये जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है कैसे हुआ, इंसान ने बॉक्स को खींच के ऊपर ले गया, आपने पढ़ा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर जो इंसान है उससे इतना वर्क हुआ है, ठीक है। तो फिर वर्क डन बाय पर्सन, वर्क डन बाय मैन, मैन नाम है, वर्क डन बाय मैन, दिस इज 300 जूल, ओके। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, इन विच केस इज द वर्क डन ग्रेटर, सेकंड केस में वर्क डन क्या हो गया ग्रेटर, तो वर्क डन इज ग्रेटर इन सेकंड फिगर सेकंड फिगर में वर्क डन ग्रेटर है। इस तरह से आराम से कॉन्सेप्ट लगाते चलिए, प्रॉब्लम करते चलिए। पूरा फुल कॉन्सेप्ट्स हमने आपको दे रखा है, एंड सो प्रॉब्लम करने में कभी हेजिटेट नहीं करेंगे, और जब भी दिक्कत हो अपने नोट से आप मैच करिए प्रॉब्लम को। हमेशा मैंने बोला है, फर्स्ट चैप्टर से मैं बोला है कि अपने नोट्स को तैयार करिए, जो वीडियो देखकर काम कर रहे हैं वो वीडियो देखिए और नोट्स लिख लीजिए, एंड देन उस नोट्स को देख करके प्रॉब्लम करिए पहले। नेक्स्ट हम ले रहे हैं 6.6, भी कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जिसको हम देख ले रहे हैं। 6.6 में क्या है, when a conservative force does positive work on a body, the potential energy of the body increases, decreases, remains unaltered, तो बच्चों क्या होगा, डिक्रीजेस, याद करिए, जब किसी बॉडी को आप छोड़ दीजिए फ्री, ड्यू टू वेट नीचे गिरता है, जिधर mg उधर डिस्प्लेसमेंट h, तो वर्क डन जो हुआ क्या हुआ बाई mgh पॉजिटिव, कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क पॉजिटिव, तो क्या देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, कम हो गया। नेक्स्ट, वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क होने में क्या होता है कि जो बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होते हैं, क्यों, वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के दम पर वर्क होते हैं अगेंस्ट फ्रिक्शन, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। नेक्स्ट सी में आइए, the rate of change of total momentum of a many particle system, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे many particle system, अगला चैप्टर आ रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, is proportional to external force oblique sum of internal forces on the system। अब देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम, मोमेंटम चेंज होते हैं एक्सटर्नल फोर्स से, एंड सो हमारा जवाब होगा एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। डी में आइए, डी में क्या है, इन एन इनइलास्टिक कोलिजन of two bodies, the quantities which do not change after the collision are the total kinetic energy, total linear momentum, total energy of the system of two bodies। जैसा कि पढ़े हैं, इन collision internal forces काम करते हैं, तो फिर वहां पर
इंटरनल फोर्स के काम करने से क्या होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेंगे। ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स कोलिजन के बीच में, दो बॉडी के बीच में कोलिजन जिस समय होते हैं उस समय उनके बीच में ओनली इंटरनल फोर्स होते हैं, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एंड सो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। और बच्चों टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व है। ठीक है, टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व है, ओनली एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है एंड सो टोटल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम इज कंजर्व्ड एंड सो दो बातें इसमें होंगे, टोटल लीनियर मोमेंटम, ठीक है, टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये कोलिजन में कंजर्व रहते हैं। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी तो पढ़े हैं, इन इलास्टिक कोलिजन में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक कोलिजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तरह से थोड़ी थोड़ी आप कॉन्सेप्ट्स को यूज करते चलिए। और टोटल एनर्जी के बारे में तो क्लास 9 से पढ़े हैं आप, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अदर फॉर्म। एनर्जी तो खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, इसलिए टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट है। नेक्स्ट 6.7 में आइए, स्टेट इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। चलिए मैं रीजन बोलूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। फर्स्ट है, इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व्ड, दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है तो मेंशन कर लीजिए, इन इलास्टिक कोलिजन टोटल मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडीज आर कंजर्व्ड। नेक्स्ट बी पार्ट में क्या है क्वेश्चन, बी में है, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द बॉडी आर प्रेजेंट। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर ट्रू फॉल्स में थोड़े से माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे। जब भी एक्सटर्नल फोर्स लग गया, तो आप तो पढ़े हैं एक्सटर्नल फोर्स से जो वर्क होता है वो स्टोर होता है, तब तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगा। लिख लीजिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीजेज टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। सी में आइए, वर्क डन इन द मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर अ क्लोज लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स इन नेचर। नो, कंजर्वेटिव फोर्स का ये प्रॉपर्टी है एंड सो ये भी हो गया फॉल्स। मेंशन कर लीजिए, वर्क डन बाय ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो इन अ क्लोज्ड पाथ। केवल कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क क्लोज पाथ में जीरो होते हैं, सारे फोर्स से नहीं। ये डी में है, in an inelastic collision the final kinetic energy is always less than the initial kinetic energy of the system। ये आपकी जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड जो आपकी मैकेनिक्स है जो आप पढ़ रहे हैं इस समय, इसके हिसाब से ट्रू है। ठीक है, इसलिए आपके लेवल में इसको हम ट्रू बोलेंगे। बट जब आप क्लास 12 के बाद में हाई एनर्जेटिक फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स,
जब आप पढ़ेंगे क्लास 12 के बाद तो तब वहाँ पर इस स्टेटमेंट को फॉल्स माना जाएगा, लेकिन अभी नहीं। अभी आप 11 के बच्चे हैं या फिर हो सकता है कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ट्रू ही बोलना है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है इन इलास्टिक कोलिजन में, जो पढ़े हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6.8। क्या है 6.8 में? आंसर केयरफुली विथ रीजंस। रीजन देना है केयरफुली। इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स is the total kinetic energy conserved during the short time of collision of the balls, that is when they are in contact? No. जवाब होगा हमारा नो। क्यों? चलिए लिख लीजिए। ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन टू बॉडीज may be at rest for very small time duration. So at that time या in that time, so in कर दीजिए, so in that time bodies या कहिए objects have not kinetic energy। क्योंकि बच्चों जब कोलाइड करते हैं बॉडीज, ठीक है, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट में हो। जैसे मान लीजिए दो बॉडी आया अपोजिट डायरेक्शन में, हिट किया, हिट करके रिबाउंड हुआ, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल कम समय के लिए ये रेस्ट में, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये बहुत थोड़े से टाइम के लिए रेस्ट में हो सकता है। ये था सिंपल बात। दूसरी बात है कि किसी भी बॉडी को आप, ये मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, किसी भी बॉडी को आप एक क्यूब की तरह सपोज कर सकते हैं, जिसके कॉर्नर पर मान लीजिए कि ये सारे बॉल्स हैं, ये सारे बॉल्स हैं, एंड दीज आर कनेक्टेड विथ स्प्रिंग्स। ये सारे जो हैं स्प्रिंग्स से बंधे हुए हैं। ऐसे आप किसी भी बॉडी को सपोज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये किसी भी बॉडी को आप सपोज कर सकते हैं, ठीक है, कि जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पार्टिकल्स हैं, दोज पार्टिकल्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर लाइक दीज बॉल्स आर कनेक्टेड विथ स्प्रिंग। अब बच्चों सोचिए, यदि इसको हिट किया किसी ने, यदि इसको किसी भी तरफ से मारा गया तो क्या होगा? स्प्रिंग कंप्रेस होगा, तो आ जाएंगे इसके पास में इंटरनल एनर्जी। ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन कुछ जो काइनेटिक एनर्जी हैं बॉडीज के, ये इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन। अब आप कहेंगे इन इलास्टिक कोलिजन में, वहां भी होते हैं, बट इलास्टिक कोलिजन में फिर ये इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है टोटल काइनेटिक एनर्जी में। इसलिए इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होते हैं। जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में ये जो इंटरनल एनर्जी होते हैं, जब लगा इसको धक्का, थोड़ा सा मोलेकुलर डिस्टर्बेंस हुआ, इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी जो हमारा स्ट्राइकर होता है, जो हिट करने वाला बॉडी होता है, उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होकर के हीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी कुछ काइनेटिक एनर्जी उसके पास में, बॉडी के पास में आफ्टर कोलिजन भी होता है। चलिए ये ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट। अब
इलास्टिसिटी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये और क्लियर हो जाएगा ये बात जो अभी मैंने बोला है, क्योंकि हर बॉडी में कुछ ना कुछ इलास्टिक बिहेवियर है, मतलब कि बॉडी हमेशा अपनी शेप साइज को रीगेन करने की कोशिश करता है। जब कोई उसको डिफॉर्म करते हैं, कोई बॉडी की शेप साइज चेंज करते हैं, तो उसके पास में कुछ एनर्जी स्टोर होता है जिसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। नाउ बी पार्ट में क्या है हमारा क्वेश्चन, इज द टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ इलास्टिक कोलिजन? यस, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस करा है। यस, लिख लीजिए, ड्यूरिंग द कोलिजन there are internal forces, so total momentum is conserved. Next, C में आइए, और C में what are the answers to A and B for an inelastic collision? चलिए, तो आंसर A और B क्या होगा हमारा, तो लिख लीजिए, in inelastic collision total linear momentum is conserved but total kinetic energy of objects is not conserved. ठीक है, मोमेंटम कंजर्व है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। ठीक है ना, मोमेंटम में तो कंजर्वेशन होगा मोमेंटम में, बट काइनेटिक एनर्जी में नोट कंजर्व नहीं होंगे। ठीक है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, टोटल मोमेंटम में कंजर्वेशन होगा एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। डी में आइए, if the potential energy of two billiard balls depends only on the separation distance between their centers, is the collision elastic or inelastic? अभी अभी जो हमने क्यूब बना के आपको दिखाया, ठीक है, तो जो सेपरेशन मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टर्ब होते हैं, इंटरनल एनर्जी आते हैं। इलास्टिक कोलिजन में इंटरनल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है एंड सो हीट डेवलप नहीं होता है। तो ओनली डिस्टेंस पर यदि डिपेंड कर रहा है, वहां पर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यदि ओनली डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, तो कोलिजन विल बी इलास्टिक कोलिजन होगा। एक लाइन लिख लीजिए, इट इज ड्यू टू देयर इज सम इंटरमोलेकुलर डिस्प्लेसमेंट इनसाइड बॉडीज। थोड़ा मोलेक्यूल्स में इंटरमोलेकुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी बॉडी के मोलेक्यूल्स में थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी यदि डिपेंड कर गया है, देन दैट कोलिजन विल बी इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है 6.9। क्या है इसमें, a body is initially at rest, it undergoes one dimensional motion with constant acceleration, the power delivered to it at time t is proportional to, निकाल लीजिए। जैसा कि जान रहे हैं, पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो पहले वेलोसिटी का पता लगा लीजिए। नाउ पावर इक्वल टू एफ इनटू वी। ठीक है, अब v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम का रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ए कांस्टेंट है एंड सो लगा दीजिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू जीरो, तो फिर क्या होगा, ए टी, यानी ए टी हो गया। डाल दीजिए इक्वेशन 1 में, तो फिर बाई इक्वेशन 1 p इक्वल टू एफ के जगह पर m इंटू ए लिख लेते हैं, लिख दिया हमने। b के जगह पर a इंटू टी लिख लीजिए। अब देखिए ये तो कांस्टेंट है, m इंटू ए स्क्वायर कांस्टेंट है, तो देयरफॉर p प्रोपोर्शनल टू t। अब ये कौन सा होगा चॉइस, सेकंड चॉइस, ये सेकंड चॉइस जो है आपका करेक्ट हो गया। 6.9
10 में आते हैं। A body is moving unidirectionally under the influence of a source of constant power. Its displacement in time t is proportional to, देखिए पावर कांस्टेंट किया गया इसमें फोर्स कांस्टेंट था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, अब पावर कांस्टेंट किया गया। फॉर्मूला तो यही रहेंगे जो अभी हम लोगों ने लिखा है। अब इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है शॉर्टकट भाया डायमेंशनल फार्मूला, आप देख सकते हैं। तो चलिए पहले मैं शॉर्ट दिखाता हूं। पहले मेथड वन फर्स्ट। नाउ पावर P इक्वल टू F इंटू V, फोर्स इंटू स्पीड। डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं इसका। डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का क्या होगा, mL_t-2। स्पीड वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, L_t-1। नाउ mL एक जगह ले आइए, L2, t पावर हो गया -3। नाउ दिस इज m L2 t-3, इसको नीचे ले जाइए, ठीक है, तो t हो गया 3, ठीक है। अब पावर है कांस्टेंट, जैसा कि प्रॉब्लम कर रहा है कि पावर इज कांस्टेंट। अब ये L को डिस्प्लेसमेंट समझ लीजिए, ठीक है। तो फिर L² इक्वल टू कर लीजिए, L² इक्वल टू क्या होगा, P t³ बाई m। नाउ L इक्वल टू √P/m। t³ का अंडर रूट करेंगे तो पावर क्या होगा इस पर, 3/2। अब देखिए यदि L को हम डिस्प्लेसमेंट, क्या है इसमें, डिस्प्लेसमेंट, यस, डिस्प्लेसमेंट डायमेंशनल फार्मूला L, लेंथ, अब प्रोपोर्शनल टू क्या देख रहे हैं, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू हो गया t⁻3/2। वहीं टाइम को आप चाहें तो और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू स्मॉल t लिख लें टाइम को, तो t⁻3/2, ठीक है ना। यानी डिस्प्लेसमेंट, चलिए मैं यहां लिख देता हूं फिर से, डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू t की जगह स्मॉल t, जो सिंबल दिया है उसको लिख लीजिए। तो ये था शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना। पावर का इक्वेशन यूज कर दिए, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिए राइट साइड सबका लिखते हुए, और L निकाल लिए, L फॉर डिस्प्लेसमेंट निकाला t⁻3/2। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में टिक लगाने के लिए ठीक है। लेकिन यदि यही क्वेश्चन दे दिया जाए 11 क्लास के एग्जाम में, तो आपके टीचर इसको नहीं मानेंगे, कहेंगे ये तो आपने टेक्निक लगा दिया, ओके, जुगाड़ लगा दिया। टेक्निक यानी कि जुगाड़ लगा दिया आपने, हमें तो कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको काम करके दिखाना है। तो आइए सेकंड मेथड, कॉन्सेप्ट के थ्रू चलते हैं। फिर मेथड सेकंड मेथड पे आ जाइए। देखिए फिर वही पावर P इक्वल टू F इंटू V। नाउ F को M इंटू A लिख सकते हैं, F इक्वल टू M इंटू A, V को V ही छोड़ दीजिए। A को लिख सकते हैं dV/dt, लिख दिया हमने dV/dt, A को लिख लिया, V को V छोड़ दिया। अब V लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड और V को निकालेंगे, फिर V से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे हम। तो फिर V dV लेफ्ट हैंड साइड ले आए, इक्वल टू क्या होगा, P dt से ऊपर मल्टीप्लाई dt, P dt, M से नीचे डिवाइड। नाउ
इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, पी डी टी बाई एम, ठीक है। नाउ इंटीग्रेट करते हैं इसको, इंटीग्रेशन भी डी वी इक्वल टू पी बाई एम, कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर डी टी, इनिशियल टाइम जीरो पर इनिशियल वेलोसिटी को ले लिया हमने जीरो, एट टाइम एनी टाइम टी पर वेलोसिटी को बोल दिया v का पावर 1, x की पावर n का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2। तो आप लोग खूब जानते हैं इंटीग्रेशन, कैलकुलस मैंने आपको सिखा रखा है। यदि किसी बच्चे को थोड़ा भी परेशानी हुआ कैलकुलस में तो बच्चों सीधे आप जाइए हैश ठाकुर सर, क्लिक करिए यूट्यूब पर और कैलकुलस काइनेमेटिक्स वाले प्लेलिस्ट में है, ठीक है, काइनेमेटिक्स वाले प्लेलिस्ट में है कैलकुलस, वहां पर कैलकुलस को अच्छी तरह देख करके और आगे बढ़िए। 0 टू v इक्वल टू पी बाई एम डी टी का इंटीग्रेशन t, 0 टू टी, v रखा है यहाँ पे, v स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 छोड़ दीजिए, p बाई एम t माइनस 0 छोड़ दीजिए, नाउ v स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ से हम आ रहे हैं यहाँ, v स्क्वायर इक्वल टू 2p बाई m इंटू टी, रूट लिया हमने v इक्वल टू अंडर रूट 2p बाई m अंडर रूट t की पावर हाफ कर लीजिए। नाउ फिर इनको लिखिए, v को लिखिए dx बाई डी टी, x फॉर डिस्प्लेसमेंट या s लिखिए ds बाई डी टी, जो भी लिखना चाहे, चलिए मैं x लिख देता हूं, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, dx बाई डी टी लिखा, दिस इज अंडर रूट 2p बाई m t की पावर 1 बाई 2। नाउ dx इक्वल टू, ले जाइए इसको राइट साइड, अंडर रूट 2p बाई m t की पावर 1 बाई 2 dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करिए, अपने आप आएगा रिजल्ट, बताओ, दिस विल बी इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन करिए, x मिलेंगे, बट LHS RHS दोनों तरफ में इंटीग्रेशन लीजिए, इंटीग्रेशन dx इक्वल टू अंडर रूट 2p बाई m इंटीग्रेशन t की पावर हाफ dt, लिमिट टाइम इनिशियली जीरो, डिस्प्लेसमेंट इनिशियली जीरो लीजिए, नहीं दिया है प्रॉब्लम में तो जीरो ले लिया करेंगे, और इनिशियल टाइम तो ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है, मोशन का इनिशियल टाइम ऑलवेज जीरो होते हैं। नाउ एनी टाइम t पर x की वैल्यू को x बोल दिया हमने, तो dx का इंटीग्रेशन हो गया x, अपर लिमिट x, लोअर लिमिट जीरो, x माइनस जीरो x, चलिए थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं मैं, 2p बाई m, अब t की पावर कितना होगा, इंटीग्रेशन x पावर n dx क्या होता है, n dx इक्वल टू क्या होता है, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, रखिए इसमें, तो t की पावर 1 बाई 2 प्लस 1 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 प्लस 1 3 बाई 2 0 टू t। नाउ लिमिट डालिए, दिस इक्वल टू अंडर रूट 2p बाई m अंडर रूट, अपर लिमिट रखा t के जगह पर, t की पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2 गया ऊपर, ठीक है, 2 बाई 3। नाउ क्लियरली क्या देख रहे हैं, ये कांस्टेंट है, तो देयरफॉर x प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3 बाई 2, यानी कि इसमें थर्ड करेक्ट हो गया। तो फिर जो थर्ड चॉइस है, ये थर्ड चॉइस हमारा करेक्ट है, t पावर 3 बाई 2। इस तरह से अब आपके पास में मल्टी मेथड्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करते रहिएगा, तो आपके पास में एक से ज्यादा मेथड्स आ चुके हैं अब प्रॉब्लम करने का, बट हैव कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग भाया एनसीईआरटी चल रहे हैं, जो बेस्ट बुक है इंडिया की, उस पर हम लोग चल रहे हैं, इसलिए ध्यान रहे कि आप प्रॉब्लम करने के समय भाया नोटबुक, अपने नोटबुक में पहले नोट्स लिख लीजिए, वीडियो देख देख करके,
पूरा नोट्स को कॉपी करिए, पहले पूरा मैं नोट्स लिखाता हूँ, 11 में भी 12 क्लास में भी फुल नोट्स लिखाता हूँ, ठीक है। तो उसको लिख लीजिए पहले नोटबुक में, देन प्रॉब्लम करने बैठिए और नोटबुक से मैच कर करके सारे प्रॉब्लम को करिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है 6.11। 6.11 क्या है क्वेश्चन? A body constrained to move along the z-axis of a coordinate system is subject to a constant force F given by, फोर्स F दे दिया गया इक्वल टू कितना, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन एंड कर रहा है कि where I, J, K are unit vectors along x, y, z axis, जो ऑलरेडी आपने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा हुआ है। What is the work done by this force in moving the object a distance 4 meter along the z axis? अब देखिए z axis के along डिस्टेंस दे दिया 4 मीटर। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, कभी भी किसी स्केलर को वेक्टर बनाना हो तो क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और जब कभी एफ वेक्टर दे तो डिस्प्लेसमेंट को भी आई जे के फॉर्म में लिख लीजिए और तुरंत डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, ठीक है। तो फिर हम लोग लिख रहे हैं जेड वेक्टर। अब जेड वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट जेड एक्सिस का लॉन्ग है, जेड लिखा है तो जेड वेक्टर लिख रहे हैं, तो क्या होगा वैल्यू 4। और जेड एक्सिस का लॉन्ग यूनिट वेक्टर कौन होता है, के कैप। अब वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस, एस यानी डिस्प्लेसमेंट, यही हो गया एस, दिस इज एस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप एस भी लिख सकते थे, कोई मना नहीं है फिजिक्स में, सिंबल आप यूज कर सकते हैं अपना भी। नाउ 4k, अब जैसा कि डॉट प्रोडक्ट में हमने आपको सिखाया है, क्या सिखाया, चलिए एक बार मैं इसको लिख देता हूँ, ज़्यादा शॉर्टकट करूँगा तो शायद समझने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए डिटेल कर देता हूँ। बट अब आप भी स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर के बाद मैं बोलता हूँ कि आप स्पीड बढ़ाइए अब, क्योंकि मेथड बहुत आ गया अब आपके हाथ में। साथ में एक बात और कहूँगा बच्चों, बिना इंतजार किए हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12 का स्टार्ट कर लीजिएगा सब के सब, ठीक है। उसके प्लेलिस्ट देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा बना हुआ है, ठीक है, शुरू कर लीजिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, एकदम क्लियर भाया एनसीईआरटी पूरा भाया हाईलाइटिंग एकदम अच्छी नोट्स बना के डाल रखा हूं मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई करिए 4k से आई को मल्टीप्लाई करेंगे, हमने पढ़ा है आई डॉट के डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट के 0, के डॉट आई 0, जे डॉट के मल्टीप्लाई करिए 4k को इससे, डॉट प्रोडक्ट 0, क्यों, जे डॉट के 0। अब 3k डॉट 4k, नंबर को नंबर से 3 इंटू 4, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे डॉट देकर। नाउ k डॉट के क्या होता है 1, एंड सो कितना हो गया 12 जूल। इस तरह से फटाफट प्रॉब्लम्स अब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है, अगली प्रॉब्लम पर हम आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर डिटेक्टेड इन अ कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट, द फर्स्ट विथ काइनेटिक एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी दे दिया गया हमें, क्वेश्चन नंबर 6.12। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, मैं इसको के ई से डिनोट कर दे रहा हूं, ये दिया है आपको कितना 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, के मतलब सॉरी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हम लोग नहीं जानते हैं 11 के बच्चे, तो जान लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको शॉर्ट में ई भी लिखते हैं, और ये स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी है, ये दिस इज स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, 12 क्लास में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही मिल जाते हैं। नाउ इसका वैल्यू होता है एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज 1.6 10⁻⁻19 जूल, ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख दिया हमने, याद रखिएगा।
तो नाउ 10 किलो इलेक्ट्रॉन को किलो है, किलो 10 पावर 3 होता है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लेते हैं। देखेंगे आगे यदि जूल की जरूरत होगा तो कन्वर्ट करेंगे। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कि 100 इंटू 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया गया। अब हमारा क्वेश्चन है व्हिच इज फास्टर, कौन फास्टर है, द इलेक्ट्रॉन और द प्रोटॉन, दोनों में से। अच्छा आगे आपको दे भी दिया है, चलिए गुड, मास भी दे दिए हैं और एनर्जी भी दे दिए हैं। डिवाइड करके देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ई इक्वल टू हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me ve स्क्वायर। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, दिस इज हाफ मास ऑफ प्रोटॉन स्पीड ऑफ प्रोटॉन स्क्वायर। डिवाइड कर लीजिए के ई अपॉन के पी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, हाफ से हाफ कैंसिल, एम ई वी ई स्क्वायर एम पी वी पी स्क्वायर। नाउ अब हमें चाहिए स्पीड का कंपैरिजन, तो इसको रख लीजिए एक जगह पर, ये हो जाएंगे वी ई स्क्वायर अपॉन वी पी स्क्वायर एक तरफ रख लेते हैं, बाकी इसको लाते हैं इधर, तो ये हो गया एम पी इंटू के ई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई ले रहे हैं, इधर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एम ई के पी, एम ई के पी, ठीक है, चेक कर लें एक बार, वी ई स्क्वायर एम ई के पी, वी स्क्वायर एम ई के पी, ठीक है, वी पी स्क्वायर एम पी के ई, वी पी स्क्वायर एम पी के ई, तरह से थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया करिएगा। अब लेते हैं यहां से रूट, वी ई अपॉन वी पी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम पी मास ऑफ प्रोटॉन, के ई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के पी काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट एम पी मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया है प्रॉब्लम ने, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 टू द पावर -27। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले लिख लेते हैं, कितना दिया है प्रॉब्लम ने आपको 9.11 10 टू द पावर -31 इनटू, अब के ई अपॉन के पी, देखिए यदि रेशियो है तो यूनिट को कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी रख सकते हैं, हम ऐसे भी रख सकते हैं, हम इसको जूल में कन्वर्ट करके भी रख सकते हैं। चलिए सबसे बढ़िया होगा ऐसे रख लीजिए, ज्यादा बढ़िया होगा 10/100, क्योंकि यूनिट तो कट जाएंगे, ऊपर नीचे यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर यहाँ से ये कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करिए, ले जाइए ऊपर, फिर इसको देखिए सॉल्व करके क्या आता है। चलिए मैं जरा कर देता हूँ सॉल्व इसको। ये आ रहा है 12.5, आ रहे हैं 12.5। अब देखिए क्लियरली बोल सकते हैं VE बड़ा है VP से, ठीक है, देयरफॉर VE ग्रेटर देन VP। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, क्वेश्चन में था व्हिच इज फास्टर, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इज फास्टर, इलेक्ट्रॉन इज फास्टर, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से चलेगा। चलिए बच्चों हम लोग यहाँ तक कर लिए हैं, अब अगली क्लास में मिलते हैं, तो फिर आगे की प्रॉब्लम करेंगे, और इसी तरह से आप भी करते रहिए प्रॉब्लम, ठीक है ना। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।